हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं। भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 का करने वाले हैं पोस्टमार्टम। पूरा अध्याय सिर्फ एक वीडियो में एकदम शानदार तरीके से इस चैप्टर का हम करेंगे क्या, पोस्टमार्टम, एकदम शानदार तरीके से। और बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए 5 से 7 नंबर आप इस चैप्टर से आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बस सेशन को एंड तक देखिएगा और सेशन यदि अच्छा लगे तो सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी क्या करें, इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम ये क्या है, नाभिक। तो नाभिक में होता क्या क्या है, तो हमारा क्या ये नाभिक है। नाभिक हमारा ये नाभिक है। नाभिक में होता क्या क्या है, तो हमारा क्या ये नाभिक है। और नाभिक के चारों क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। जो हमारा नाभिक है, नाभिक के चारों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो हमारा क्या ये हमारा नाभिक है। ये हमारा क्या है, नाभिक। नाभिक में जो कि इलेक्ट्रॉन है क्या, चारों ओर गति कर रहा है। तो नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होता है प्रोटॉन और होता है क्या, न्यूट्रॉन। तो नाभिक हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है। नाभिक हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है। तो नाभिक हमारा क्या ऐसा होता है, धनावेशित। और नाभिक में क्या होता है, धन आवेश होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, न्यूट्रल क्या होता है, उदासीन होता है। हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमारा न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, आवेश शून्य होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये प्रोटॉन है हमारा, इस पर क्या होता है, ये धनावेशित होता है। प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है। जिस कारण से हम कह सकते हैं क्या, हमारा जो नाभिक है वह क्या होता है, धनावेशित होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक, ये हमारा क्या, ये हमारा क्या धनावेश है, धनावेशित है। ये हमारा क्या है, नाभिक है। नाभिक हमारा क्या है, धनावेशित है। हमारा जो नाभिक है, हमारा जो नाभिक है कैसा है, धनावेशित है। तो हमारा नाभिक, जो हमारा नाभिक है, नाभिक कैसा है, धनावेशित है, धनावेशित है। हमारा नाभिक कैसा है, धनावेशित है। और नाभिक पर आवेश कितना है, तो धनावेशित किसकी वजह से है, यह जो हमारा नाभिक है धनावेशित किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से क्या है, नाभिक हमारा क्या है, धनावेशित है। प्रोटॉन की वजह से क्या है, की वजह से हमारा जो नाभिक है क्या है, धनावेशित है। जो नाभिक हमारा क्या है, प्रोटॉन की वजह से धनावेशित है। तो नाभिक का आवेश और सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जो हमारा नाभिक का आवेश है, इस नाभिक का जो आवेश है, आवेश जो हमारा ये नाभिक का आवेश है, लिख कह सकते हैं नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, जितना आवेश नाभिक का होता है उतना ही क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या होता है, बराबर होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का, सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, जो नाभिक का आवेश है और सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो नाभिक का कुल आवेश और इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या किस में, वैलेंस शेल में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं नाभिक, नाभिक होता क्या है। तो हम नाभिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं थ्योरी। तो परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में लगभग 10⁻⁻15 मीटर के सूक्ष्म क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। जो हमारा क्या होता है, नाभिक जो है वो क्या होता है, 10⁻15 मीटर की क्या सूक्ष्म क्षेत्र में क्या होता है, संकेंद्रित होता है। क्या इसका द्रव्यमान पूरा भार इसी में क्या होता है, संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। कह रहा क्या, परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में क्या होता है, लगभग 10⁻15 मीटर के सूक्ष्म क्षेत्र में क्या होता है, संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या कहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश है वह नाभिक के धनावेश के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह क्या है, समस्त द्रव्यमान का इसी में होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों क्या देखिए चक्कर लगा रहे हैं।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं आगे। तो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। जो नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, तो हम लिख सकते हैं नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, जो द्रव्यमान संख्या होता है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन या क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो न्यूक्लियन या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर ए है, हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो ए है ये हमारा क्या है? इसी को द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन की संख्या, ये हमारा क्या है? द्रव्यमान संख्या या इसी को कहते हैं क्या? न्यूक्लियनों की संख्या या न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। ये हमारा क्या? न्यूक्लियन है। हमारा क्या? ये प्रोटॉन की संख्या है। हमारा क्या? पी से प्रोटॉन की संख्या, और हमारा क्या? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हमारी क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं परमाणु क्रमांक होता क्या है। अब परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं? तो परमाणु क्रमांक, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उसी को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को नाभिक में जो क्या है? प्रोटॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे जेड से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होता क्या है? तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ये बराबर हमारा होता है क्या? ये बराबर हो जाएगा P प्लस N, मतलब ये बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर क्या होगा? P प्लस N। तो हमारा यहाँ पर N का, न्यूट्रॉन का मान निकल के आ जाएगा कितना? A माइनस P। तो न्यूट्रॉन का मान निकल के आ जाएगा कितना? A माइनस P।
तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा कितना, ए माइनस पी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एन बराबर ए माइनस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या जाएगा, यदि क्या करेंगे द्रव्यमान संख्या में इसका करेंगे प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं नाभिक का आकार। तो नाभिकीय आकार, आकृति एवं घनत्व। तो नाभिक का आकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। जो नाभिक का आयतन है उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समानुपाती, यानी v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान संख्या a है तो a के समानुपाती हो जाएगा। चूंकि आयतन क्या है, हमारा गोलाकार है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा a। तो 4/3 और पाई क्या है, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। तो हमारा क्या होगा, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब आइए इसका आगे देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा ए का पावर 1/3। तो हमारा क्या था, आर क्यूब था, तो क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा क्या, उसका 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, यदि क्या करेंगे हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा कितना, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। तो आर नॉट इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू 1/3, जहाँ आर नॉट, जहाँ हमारा क्या है आर नॉट सभी नाभिकों के लिए एक नियतांक है, सभी नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान नियतांक है और इसका मान कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻ मीटर होता है, मीटर होता है। 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो हमारा हो जाएगा कितना, 10⁻⁻15 मीटर बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 1 फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर बराबर क्या होता है, 1 फर्मी होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, आर नॉट का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1.2 फर्मी। तो 1.2 फर्मी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आर बराबर कह सकते हैं 1.2 ए का पावर 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, फर्मी, 1/3 फर्मी आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या, हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जो अलग अलग क्या है पदार्थ हैं उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। अतः विभिन्न पदार्थों के नाभिक की त्रिज्याएं भी क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। जब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा तो कह सकते हैं कि क्या है, विभिन्न पदार्थों के क्या आगे नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न होती है। अब नाभिकीय आकृति का, तो नाभिक की आकृति लगभग गोली मानी जाती है। जो हमारा नाभिक है उसकी आकृति को क्या किया जाता है, लगभग गोली माना जाता है। नाभिक की आकृति क्या लगभग गोली में आता है। इसे क्या हमने आयतन उसका ले लिया था 4/3 पाई आर क्यू। अब नाभिकीय घनत्व, तो नाभिकीय घनत्व होता है क्या है, तो आइए जानते हैं। तो नाभिकीय घनत्व, नाभिक का द्रव्यमान होता है प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान गुणे न्यूक्लियनों की संख्या। तो नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान, तो नाभिक का द्रव्यमान हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल एम, और प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम, और न्यूक्लियनों की संख्या क्या हमारा ए है, तो हो जाएगा एम ए। अब नाभिक का आयतन हम जानते हैं, नाभिक का आयतन कितना होता है, नाभिक का आयतन होता है, नाभिक का आयतन v बराबर होता है हमारा, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो
आर क्यूब का मान हमारा क्या 1/3 है, तो लिख देंगे 4/3 पाई। आर क्यूब का मान कितना है आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 का पावर क्या हमारा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 4/3 पाई आर नॉट का पावर आर नॉट क्यूब इंटू ए का पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 हमारा क्या हो गया यहाँ पर कट गया। अब 3 से 3 कट गया तो हमारा भी बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, भी बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो अतः नाभिक का, चूँकि हम जानते हैं नाभिक का घनत्व होता है क्या, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व रो बराबर होता है कितना m/v, द्रव्यमान बटे आयतन। नाभिक का घनत्व होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम जानते हैं नाभिक का घनत्व होता है कितना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो नाभिक का घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो हमारा रो बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान कितना है m × a, तो ये हमारा क्या है कैपिटल M है, m × a बटे आयतन हमारा कितना है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से हमारा क्या होगा कट गया और हमारा आ गया रो बराबर निकल के आ जाएगा 3m × 4 पाई आर नॉट क्यूब, 4 पाई आर नॉट क्यूब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा नाभिक का घनत्व यहाँ से निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जो नाभिक का घनत्व क्या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं कि नाभिक का घनत्व का सूत्र द्रव्यमान संख्या ए से क्या है मुक्त है, अतः सभी पदार्थों के परमाणु के नाभिक का घनत्व लगभग समान होता है। तो कह सकते हैं कि जो सभी परमाणु हैं उनका घनत्व लगभग क्या होता है समान होता है, तो लगभग समान होता है। यम बराबर कितना 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, आर नॉट का मान 1.2 × 10⁻15 मीटर रख देते हैं। तो इसमें रख देंगे तो हमारा रो का मान निकल कर आ जाएगा 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो प्रति घन मीटर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा घनत्व निकल कर आ जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम जानते हैं जो हमारा क्या है मान लीजिए क्या हमारा यक्स, ये हमारा क्या है प्रतीक है। मान लीजिए क्या कोई तत्व है उसका प्रतीक, इसको ये हमारा क्या होता है प्रतीक होता है। किसी तत्व के प्रतीक मान लीजिए प्रतीक है और यहाँ पर क्या हमारा ए है और यहाँ पर क्या होता है हमारा जेड होता है। किसी तत्व को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ ए होता है हमारा क्या है ये तत्व का क्या है हमारा प्रतीक है, प्रतीक है और हमारा क्या यहाँ पर ए है, ये हमारा क्या द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, ये हमारा क्या द्रव्यमान संख्या है। और हमारा जेड क्या ये हमारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, ये हमारा क्या परमाणु क्रमांक है। तो हमारा n बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या, ए में से क्या करेंगे हम जेड को क्या करेंगे ए में से जेड को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित कण होता है। जो प्रोटॉन है क्या हमारा धनावेशित कण होता है और इसे 1h1 1p1 से प्रदर्शित करते हैं और इसके खोजकर्ता कौन है रदरफोर्ड है। नेक्स्ट अब न्यूट्रॉन के बारे में, ये उदासीन कण होते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है क्या उदासीन कण होता है और इसे 0n1 से प्रदर्शित करते हैं और इसके खोजकर्ता चैडविक हैं। तो हमने एक फार्मूला आपको याद रखना है, ईंट पर नाच, ईंटे पर क्या करना है आपको नाचना है और आपको इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम पता चल जाएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम पता चल जाएगा। तो ई से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसके खोजकर्ता कौन सा है टो से हो जाएगा हमारा थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉम्सन। पर से हो गया हमारा प्रोटॉन, आर से हो गया हमारा रदरफोर्ड, ना से हो गया न्यूट्रॉन, च से हो गया हमारे न्यूट्रॉन की खोजकर्ता खोज कौन किए थे हमारे हो गया च से चैडविक। तो हमारे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है चैडविक, ई से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉम्सन, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता
चैडविक। तो हमारा हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे क्या है, ये चैडविक, चैडविक, जेम्स चैडविक इनका नाम है। तो क्या है, चैडविक। तो च से हो गया क्या हमारा चैडविक, ट से क्या हो गया हमारे टॉमसन, र से हो गया क्या हमारे रदरफोर्ड, और च से हमारे क्या हो गए चैडविक। तो न्यूटन खोज करता चैडविक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं नाविकों का वर्गीकरण। तो नाविकों का वर्गीकरण होता क्या है, विभिन्न नाविकों का वर्गीकरण करा। विभिन्न नाविकों को उनके परमाणु क्रमांकों तथा द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो क्या हो सकते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे समस्थानिक या समप्रोटानिक। तो इनके क्या कर रहा है, विभिन्न उनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर क्या कहते हैं, निम्न वर्गों में समस्थानिक या समप्रोटानिक। तो कह रहा है क्या, समप्रोटानिक या समस्थानिक कहते किसे हैं, कह रहा एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाविकों में क्या हो, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है। नाविक में प्रोटॉन की संख्या समान हो, एक ही तत्व के क्या वे परमाणु, तत्व क्या, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके क्या हो, नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न हो। प्रोटॉन बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो, अलग अलग हो। समस्थानिक या समप्रोटानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स यानी क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये समस्थानिक। तो समप्रोटानिक या समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। या कह सकते हैं एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसके उदाहरण भी तो देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। इसमें क्या है हमारा, यहाँ पर 17, 3 लिथियम 6, 3 लिथियम 7, यहाँ पर लिथियम के, हाइड्रोजन के 1H1 1H2 1H3, फिर हीलियम के 2He3 2He4, ऑक्सीजन के 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18, यूरेनियम का 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 236। ये क्या है, ये समस्थानिक के उदाहरण हैं। तो ये समस्थानिक के क्या है, हमारा उदाहरण है। तो जो हमारे प्रोटॉन की संख्या को ही क्या करें, परमाणु क्रमांक, यहाँ पर मान लीजिए क्या 17 क्लोरीन 35 है, यहाँ हमारे कप पर 17 क्लोरीन क्या है हमारा 35 और 17 क्लोरीन क्या हमारा 36। तो ये हमारे क्या है, जो 35 और 36 हमारे क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। ये हमारे क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ये हमारे क्या है, अलग अलग है। ये तो देखिए दोनों के क्या है, एक ही तत्व है लेकिन क्या द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। और हमारा क्या यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, यहाँ पर निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा हमारा, एन का मान कितना हो जाएगा हमारा 18, और यहाँ पर निकालेंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये 37 रहेगा। एक सेकेंड, ये हमारा क्या 37 है ना, ये हमारा 37 है क्या हमारा, एन का मान क्या यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 20। तो हमारा जो ये 17 है, ये हमारा 17 है, ये क्या प्रोटॉन की संख्या, ये हमारा क्या है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो ये हमारी क्या है प्रोटॉन की संख्या, यानी यही हमारा क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ये दोनों क्या है, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पर समान है, क्या है समान, इसलिए क्या कहते हैं समस्थानिक, समान स्थान में कहता है। जब क्लोरीन क्या है, जब इनके परमाणु क्रमांक समान क्या समान ही स्थान पर, इसलिए क्या कहते हैं, इसे समस्थानिक कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कह रहा समभारिक, समभारिक किसे कहेंगे, तो कह रहा विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाविकों में न्यूक्लियानों की संख्या की कुल संख्या समान होती है। न्यूक्लियानों की क्या हो, कुल संख्या समान होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न होती है। तो न्यूक्लियानों की यानी परमाणु भार क्या होता है, समभारिक कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु क्या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, समभारिक कहलाते हैं। तो इनका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कुछ समभारिक के उदाहरण देखिए, 1H3 यहाँ पर 3 बराबर है, यहाँ पर 2He3 यानी 3 बराबर है। ये क्या हमारे क्या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या बराबर है, यहाँ पर भी 17 है, यहाँ भी द्रव्यमान संख्या बराबर, यहाँ भी बराबर है। तो हम यहाँ पर 1H1 1H3 में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं 1H3 और 2He3। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या परमाणु क्रमांक है, ये हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु
क्रमांक, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक, क्या है अलग अलग, भिन्न है, भिन्न। परमाणु क्रमांक क्या है हमारा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अलग अलग है। और फिर हमारा क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, n का मान कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर n का मान कितना है हमारा 1। तो हमारा क्या n का मान भी क्या अलग अलग है, लेकिन क्या यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है बराबर है। तो हमारा क्या है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है हमारा ए, क्या है हमारा समान है। तो यहाँ पर क्या हमारा द्रव्यमान संख्या समान है। तो हमें उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं संभारिक में क्या अलग होता है। तो द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे हम संभारिक कहते हैं। अब बढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक की तरफ। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। कर ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें क्या हो न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। या ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सम न्यूट्रॉनिक के कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या 1H3 या 2He4, तो 3 में से एक घटाएंगे 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो हमारा 1H3 है और 2He3 है 2He4। तो यहाँ पर क्या 2 का अंतर है। तो हमारा क्या है हमारे परमाणु क्रमांक है, ये हमारा क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग है, अलग अलग। और परमाणु भार क्या देखिए यहाँ पर परमाणु भार क्या है या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है अलग अलग, अलग अलग। लेकिन क्या है n का मान कितना है, n का मान 2 और यहाँ पर n का मान कितना है 2। तो n का मान कितना है 2 है। यहाँ पर क्या n का मान क्या समान है। यहाँ पर देखिए 12, 24 में 12 गया 12, 23 में से 11 गया 12, यहाँ पर क्या बराबर है। 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, यानी क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बराबर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए क्या करा नाभिकीय बल, नाभिक के द्वारा लगाया गया बल क्या कहता है नाभिकीय बल कहता है। नाभिक के भीतर ऐसे आकर्षण बल कार्यशील होते हैं जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं। इन बलों को नाभिकीय बल कहते हैं। जो हमारे क्या नाभिक में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्या एक दूसरे को क्या कहते हैं एक दूसरे की तरफ बल लगाते हैं और ये कहते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं, ये दूसरे को क्या कहते हैं बांधे रखते हैं और दूर नहीं जाने देते हैं। तो क्या इन दोनों के बीच क्या आकर्षण बल लगता है। क्या यह आकर्षण बल क्या आवेश पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर बल लगाते हैं और क्या होते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं चिपकाए रखते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इनके गुण के बारे में जान लेते हैं। तो ये बल प्रबल आकर्षण बल हैं और ये बल क्या अत्यंत तीव्र होते हैं, मतलब बहुत तीव्र होते हैं। क्या कहते हैं एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते हैं। ये बल लघु परास के होते हैं, मतलब क्या बहुत छोटे रेंज के लिए होते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल होता है। इसलिए क्या होता है यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये बल वैद्युत बल नहीं है। क्या है ये वैद्युत बल नहीं है। ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। और ये बल क्या है अपकेंद्री, मतलब क्या केंद्र की तरफ लगने वाले क्या है ये बल हैं। इसलिए क्या कहते हैं अपकेंद्री बल कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला कह रहा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं AMU, या इसी को पढ़ते हैं क्या स्मॉल u से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे क्या होगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक। करा मूल कणों, जो मूल कण हैं, मूल कणों नाभिकों परमाणु के द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जो मूल कण होते हैं और नाभिक और परमाणु के जो द्रव्यमान क्या होते हैं ये सब क्या है बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। और इनके द्रव्यमानों को क्या करने के लिए व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटे मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल कण हुए, नाभिक हुए या परमाणु के द्रव्यमान, ये सब क्या है बहुत ही सूक्ष्म होते हैं।
और इनको व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत छोटे से मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसे कार्बन परमाणु के क्या कहते हैं, कार्बन 12 के 12वें भाग के, मतलब कार्बन परमाणु यानी 6 कार्बन 12 के 12वें भाग के मतलब 6 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का क्या 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। और इसे स्मॉल यू या एएमयू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है एएमयू में ये होता है 6 कार्बन 12 का द्रव्यमान बटे 12, मतलब कार्बन 12 के क्या 12वें भाग, यानी 12 से क्या भाग दे देंगे तो हमारे क्या 1 AMU निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 AMU मतलब कार्बन 12 का जो हमारा द्रव्यमान होता है 1.992647 गुणे 10 का पावर -26 होता है। 10 का पावर कितना होता है -26 होता है किलोग्राम। इसमें क्या है 12 से भाग देंगे तो हमारा 1 AMU का मान आ जाएगा 1.660539 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम, या लिख सकते हैं 1.66 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम। तो 1 AMU बराबर होता है हमारा कितना, 1 AMU बराबर होता है कितना 1.66 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम। और यदि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध देखते हैं तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध देखेंगे तो हमारा होता है क्या, E बराबर होता है mc², E बराबर mc² से हमारा U यानी 1 AMU बराबर क्या 1.66 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम U का मान हो गया, और E का मान तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा E का मान हो जाएगा 1.66 गुणे 10 का पावर 27 गुणे हमारा क्या है द्रव्यमान है ना, ये AMU में क्या द्रव्यमान है, तो 1.66 गुणे 10 का पावर 27 में क्या है 3 से गुणा करेंगे 3 गुणे 10 का पावर 8 क्या करेंगे C का स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये हल करने पर आएगा 1.66 गुणे 10 का पावर 27 यानी 9 गुणे 10 का पावर 16, 8 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 14.94 गुणे 10 का पावर -11 जूल। तो हमारा E का मान कितना आ जाएगा, इतना जूल में आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम J का मान निकालेंगे, J का निकालेंगे क्या हम किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो जूल को क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे क्या करेंगे हम 1.6 गुणे 10 का पावर -19 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने क्या करेंगे हम 10 का पावर -19 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। तो हमारे क्या करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के इतना से भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो हमारा 931.5 गुणे 10 का पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और हमारा 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं कितना, हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो हमारा कितना रहेगा E बराबर हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 AMU बराबर होता है कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 AMU द्रव्यमान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। जो हमारे 1 AMU द्रव्यमान ले लेते हैं तो क्या होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए कुछ महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं अंतर। तो पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे पहले पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन में अंतर। तो जो पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पर क्या होता है धन आवेश होता है। जो पॉजिट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया दोनों क्या होते हैं धनावेशित होते हैं, और जिनका आवेश क्या 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम होता है। परंतु प्रोटॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन की तुलना में क्या होता है लगभग 1836 गुना भारी होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है पॉजिट्रॉन से क्या होता है 1836 गुना भारी होता है। और पॉजिट्रॉन का प्रतीक +1 बीटा 0 तथा प्रोटॉन का प्रतीक 1H1 होता है। फिर ये तो हमारा क्या होगा पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर। अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर देख लेते हैं। तो कह रहा जो पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं बराबर होते हैं, लगभग क्या होते हैं बराबर होते हैं। जो पॉजिट्रॉन है धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। जो पॉजिट्रॉन है धनावेशित होता है जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणावेशित कण होता है। अब आइए देखते हैं न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में अंतर। कारण न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो दोनों आवेश रहित कण होते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों क्या है आवेश रहित, दोनों पर क्या होता है कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन द्रव्य कण होता है जिसका द्रव्यमान 1.675 गुणे 10 का पावर 27 किलोग्राम होता है, जबकि जो न्यूट्रिनो है यह क्या होता है विराम द्रव्यमान, इसका क्या होता है विराम अवस्था में क्या होता है इसका द्रव्यमान भेली 0/भेली होता है यानी 0 होता है। और न्यूट्रॉन के प्रतीक को 0N1 तथा न्यूट्रिनो का प्रतीक
न्यू यानी क्या करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा युग्म उत्पादन, हमारा अगला है हेडिंग युग्म उत्पादन। जब कोई ऊर्जावान क्या है, गामा किरण, जब कोई ऊर्जावान जिसमें क्या है, कोई गामा किरण है जो क्या, जिसमें क्या ज़्यादा ऊर्जा है, किरण फोटान किसी पदार्थ पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं। किसी पदार्थ पर क्या किया हमने, ऊर्जावान गामा किरण फोटान को क्या करते हैं, हम आपतित करते हैं। हमने क्या किया, आपतित किया। जब फोटान को क्या किया, गामा किरण यानी फोटान को क्या कहते हैं, आपतित करते हैं, तो वह पदार्थ की किसी नाभिक द्वारा क्या कर लिया था, ये हमारा क्या नाभिक है, उसके ऊपर क्या किया हमने, गामा किरण क्या किया, आपतित किया। और क्या किया, इसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, इसको क्या किया, सोख लिया। और इसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कर दी। जब इसमें से क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी तो क्या करेगी, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की क्या करती है, उत्पत्ति हो जाती है। और यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है और इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म उत्पादन कहलाती है। तो युग्म का क्या हो गया, यहाँ पर उत्पादन हो गया। तो कह रहा क्या, जब कोई ऊर्जावान फोटान यानी गामा क्या एच न्यू क्या करती है, जब किसी क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ पर क्या करते हैं, इसको आपतित करते हैं, तो क्या होगी, वह ऊर्जा क्या करी जाएगी, नाभिक द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। और नाभिक द्वारा जो क्या होगी, नाभिक द्वारा क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। इस फोटान को क्या करेगी, आपतित होती है तो क्या करेगी, ना पदार्थ कि नाभिक द्वारा क्या करती है, अवशोषित कर लिया जाता है। और तथा जो इसकी ऊर्जा होती है, अवशोषित करने के बाद क्या होती है, कुछ ऊर्जा निकलती है, वह क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की क्या करती है, वही ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की क्या करती है, उत्पत्ति कर देती है। इसी को कहते हैं क्या, युग्म उत्पादन। और हमारा एक उत्पादन एच न्यू टेंस टू होता है क्या, +1 बीटा 0। ये क्या होगा, बीटा इसको क्या लिखते हैं, पॉजिट्रॉन को इससे लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। अतः युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा, जो हमारा गामा फोटान है उसकी न्यूनतम ऊर्जा क्या होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, या 2 × 0.51, या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए युग्म उत्पादन के लिए, इसकी गामा फोटान की। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं युग्म विनाश। अब क्या होगा, यहाँ पर तो विनाश होने वाला है। तो कह रहा है युग्म विनाश, युग्म उत्पादन के विपरीत, मतलब जब युग्म उत्पादन हुआ उसके उल्टे, जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन और एक क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। दोनों क्या हो गया, आपस में संयोग कर लिए। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, और ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या किया, आपस में संयोग कर लिए गए। दोनों संयोग करते हैं तो तुरंत ही वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को विनाश कर देते हैं और इसके स्थान पर 2 फोटान गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। 2 गामा फोटान यानी एच न्यू और एच न्यू की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। और यह प्रक्रिया युग्म विनाश कहलाती है। जब एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो दोनों का क्या होता है, एक दूसरे का क्या है, दोनों मिलकर विनाश कर देते हैं और इनके स्थान पर क्या होता है, गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म विनाश कराती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे निम्न समीकरण द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे हमें क्या किया, निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति होता क्या है, तो द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी हो जाना। क्या है द्रव्यमान क्षति, कह रहा किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियन, जो कोई नाभिक है, ये हमारा क्या नाभिक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो उपस्थित न्यूक्लियन, इसमें क्या न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग सदैव कुछ कम होता है। ये क्या है, इस नाभिक का क्या किया, एक साथ ऐसे क्या किया हमने, द्रव्यमान वजन कर लिया। जो इसका द्रव्यमान होगा, इस नाभिक का द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग द्रव्यमान क्या करेंगे, एक साथ जोड़ने पर क्या होगा, कुछ कम होता है। और द्रव्यमान के इस अंतर को ही क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम हो जाता है। तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या कहते हैं, एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, कुछ अधिक हो जाता है। और नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो क्या होता है, कुछ कम होता है। योग से सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है। जो हमारे क्या, जो हमारा न्यूक्लियनों का क्या कहते हैं, न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है, अलग अलग न्यूक्लियनों का क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या करेंगे, एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम आ जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस
क्या लिखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्षति को क्या करेंगे, डेल्टा एम से प्रस्तुत करेंगे और प्रोटॉन की संख्या जेड इंटू एम पी प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ए में क्या करेंगे, जेड घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम, परमाणु संख्या में क्या करेंगे हम, परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी और इंटू एम एन, और उसके द्रव्यमान को क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान एम एन में से क्या करेंगे हम, नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे यम इंटू एन, यानी यम न्यूक्लियस, यानी नाभिक का द्रव्यमान क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगी, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगला कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता क्या है, कह रहा है आइंस्टीन के अनुसार सभी पदार्थ में उनके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। कोई भी पदार्थ है यदि क्या है उसमें द्रव्यमान है तो उसके कारण क्या होगी, कुछ न कुछ ऊर्जा होगी। यदि किसी पदार्थ का क्या हो, द्रव्यमान डेल्टा एम हो, कोई पदार्थ हमने मान लिया उसका द्रव्यमान कितना है, डेल्टा एम है, तो क्या होगी, किसी पदार्थ में क्या डेल्टा एम द्रव्यमान की क्या हो जाए, क्षति हो जाए, सॉरी कह रहा है यदि कोई पदार्थ है उसमें क्या हो गया, डेल्टा एम द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति हो जाती है, यानी नुकसान हो जाता है। डेल्टा एम द्रव्यमान का क्या हो गया, क्षति हो गई, नुकसान हो जाता है। तो इससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर हो गया क्या, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की जब क्या होती है, क्षति हो जाती है तो हो जाएगा कितना, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कितनी ऊर्जा का हुई, डेल्टा ई बराबर क्या, डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ सी क्या है हमारा प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाती है। डेल्टा ई बराबर क्या, डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा होता क्या है, जब न्यूक्लियन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है। जब क्या कहेंगे, न्यूक्लियन मिले तो क्या हुए, न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या आते हैं, नाभिक में क्या आती है, कुछ द्रव्यमान की क्या आती है, क्षति हो जाती है। और नाभिक के द्रव्यमान में यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के अनुसार ऊर्जा के रूप में क्या आती है, मुक्त हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, और जो द्रव्यमान क्षति होगी क्या होगी, ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है और इसी ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब क्या होते हैं, न्यूक्लियन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ ऊर्जा की क्या होती है, क्षति हो जाती है, वही जो मुक्त ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया। जब क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा, कुछ ऊर्जा की क्या हो जाएगी, क्षति, कुछ द्रव्यमान की क्षति होगी और वही आइंस्टीन के अनुसार क्या होगी, जो द्रव्यमान है ऊर्जा तुल्यता के अनुसार क्या होगी, ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है और इस ऊर्जा को ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को मिलाकर नाभिक बनाने में मुक्त होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है। या क्या करते हैं, दोनों को क्या किया हमने, जोड़े तो क्या होगी, कुछ द्रव्यमान की क्षति हुई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े, क्या कुछ द्रव्यमान की क्षति हुई जिसके कारण कुछ ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होती है। यदि क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, अलग करना है, यदि न्यूक्लियनों को क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है तो हमें क्या करना है, जो ऊर्जा दी जाती है वही क्या कहलाती है, हमारी नाभिक की बंधन ऊर्जा भी वही कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नाभिक की बंधन ऊर्जा होता है द्रव्यमान क्षति गुणे सी स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको द्रव्यमान क्षति हमारी कितनी है, हमारा द्रव्यमान क्षति कितना है, जेड गुणे एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस ए में से क्या करेंगे, ए माइनस जेड, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इंटू एम एन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर, हमारा क्या होगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा ये भी हमारी हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बंधन ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, बंधन ऊर्जा का फार्मूला हो सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा,
कह रहा प्रति न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्या होगी। कह रहा किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की कुल संख्या का अनुपात नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा। हो जाएगा क्या, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियन की कुल संख्या, न्यूक्लियनों की कुल संख्या, न्यूक्लियनों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, बटे न्यूक्लियनों की क्या हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब नाभिकीय विखंडन होता क्या है। नाभिक का टूटना क्या करता है, नाभिकीय विखंडन यानी क्या होगा, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। कोई भारी नाभिक है, ये हमारा क्या, कोई भारी नाभिक है, इस पर क्या किया हमने, न्यूट्रॉनों की क्या कर दी, बमबारी कर देते हैं। इस पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, डालते हैं, इस पर आपतित करते हैं, बमबारी करते हैं। तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। वह नाभिक क्या होगा, एक नाभिक से क्या होगा, 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो क्या टूट जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। उसके कारण क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और इस प्रकार भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब भारी नाभिक क्या होता है, टूटता है, तो उस भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की क्या कहते हैं, बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक क्या होता है, लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। जब किसी नाभिक पर क्या किया हमने, न्यूट्रॉन की बमबारी की, तो वह नाभिक क्या हुआ, 2 बराबर नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। साथ ही क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और इस प्रकार भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जैसे हमारा 92 यूरेनियम 235 था, इस पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बमबारी कर देते हैं। जब न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो 92 यूरेनियम 236 बना लेगा। न्यूट्रॉन की बमबारी करने क्या 92 यूरेनियम 236 बना लेगा और यह टूटेगा, और यह टूटेगा तो बनाएगा क्या, बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या बना लेगा, 56 बेरियम, 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन, 89 प्लस 3 0 N1 मतलब 3 न्यूट्रॉन, और प्लस क्या होगी, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला है हमारा श्रृंखलन अभिक्रिया। श्रृंखलन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो अभिक्रिया जो क्या होती है, श्रृंखला में होती है। जैसे क्या है, जब यूरेनियम 92 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉनों को बमबारी कहते हैं, इस पर क्या किया जाता है, मंद गति से क्या किया जाता है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। तो बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, टूट जाता है। साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। 3 क्या करता है, नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। और ये न्यूट्रॉन आगे नए अन्य यूरेनियम नाभिक से टकराकर 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक समस्त यूरेनियम समाप्त न हो जाए। इसे श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या कहते हैं, 92 यूरेनियम 235 में क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो वह क्या होता है, उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, टूट जाता है और 3 नए क्या कहता है, न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। और ये 3 नए न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, 3 और यूरेनियम नाभिक से क्या कहते हैं, टकराकर 3 नए न्यूट्रॉन फिर उत्सर्जित करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि क्या हो, समस्त यूरेनियम समाप्त न हो जाए। तो आइए इसको लिखते हैं। जैसे क्या है हमारा 0 N1, एक न्यूट्रॉन को क्या किया हमने, 92 यूरेनियम 235 पर क्या किया हमने, 92 यूरेनियम 235 पर क्या किया हमने, डाला। तो डाला तो ये क्या बनाया, ये हमारा टूटा कितना, हमारा बेरियम बना लिया और क्या बना लिया, क्रिप्टॉन बना लिया। और यहाँ पर 0 N1 मतलब 3 क्या हो गया, 3 न्यूट्रॉन क्या किया, 3 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति की और कुछ ऊर्जा। और ये 3 न्यूट्रॉन क्या किए, 3 और यूरेनियम से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये तीनों अलग अलग 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे। और यह प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक क्या हो जाए, यूरेनियम ख़त्म न हो जाए। जब तक क्या होगा, यूरेनियम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक यह प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं।
तो यह प्रक्रिया क्या होगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि यूरेनियम क्या हो जाए, समाप्त न हो जाए। और इस अभिक्रिया को कहते हैं श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या कहते हैं यूरेनियम पर क्या किया हमने, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो क्या होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 3 अन्य न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें से क्या होते हैं 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। 3 नए न्यूट्रॉन, 1 2 3 नए न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और ये आगे चलकर ये जो तीनों नए न्यूट्रॉन है क्या करें, यूरेनियम से क्या करेंगे, फिर टकराते हैं और ये फिर क्या करेंगे, ये तीनों इससे क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा, फिर इससे बनेगा, इससे बनेगा, और यह क्या हो जाएगी, यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। यह श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक क्या हो जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, यूरेनियम की संख्या खत्म न हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा श्रृंखलन अभिक्रिया, जो हमारी श्रृंखला वाली अभिक्रिया हो रही है 2 प्रकार की होती है। एक अनियंत्रित श्रृंखलन अभिक्रिया होती है और दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखलन अभिक्रिया। यह 2 प्रकार की होती है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। आगे अब बढ़ते हैं। कह रहा क्रांति का आकार, क्रिटिकल साइज होता क्या है। तो कह रहा विखंडनी पदार्थ का वह न्यूनतम आकार, जो पदार्थ का क्या जिसका विखंडन होना है, उस पदार्थ का जो क्या था न्यूनतम यानी सबसे छोटा आकार, जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विखंडनी पदार्थ का क्रांतिक आकार कहलाता है। मतलब जो विखंडनी पदार्थ है वह श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक हो, सबसे छोटा आकार जो क्या करे श्रृंखला अभिक्रिया बना सकता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी आकार को हम क्या कहते हैं, विखंडनी पदार्थ का क्रांतिक आकार कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा। कह रहा जो विखंडनी पदार्थ है, जो पदार्थ का क्या होना है, विखंडन होना है, वह न्यूनतम द्रव्यमान मतलब वह कम से कम द्रव्यमान जो क्या करे श्रृंखला अभिक्रिया को क्या कर दे, संभव कर दे, या उसके बाद क्या उससे अधिक द्रव्यमान होने पर क्या श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है। कम श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं है। मतलब मान लीजिए क्या हमें 2 किलो चाहिए, हमारा 2 किलो का बाट है, तो क्या 2 किलो बराबर रखेंगे तभी तो क्या होगा, ये हमारा क्या तराजू है, तराजू पर हमने क्या किया, ये 2 किलो का बाट है और क्या हमें 2 किलो रखना है तभी तो बराबर होगा। ये क्या होगा 2 किलो से कम रखेंगे क्या होगा, पलड़ा गिर जाएगा और क्या होगा बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको नीचे लाना है या इसके बराबर करना है। तो हमें यहाँ या तो 2 रखना पड़ेगा या 3 रखना पड़ेगा। 2 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलड़ा नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, विखंडनी पदार्थ की वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे क्या हो श्रृंखला अभिक्रिया कम, मतलब उससे कम यदि क्या लेंगे, कम द्रव्यमान लेंगे तो क्या होगा, श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अर्थात वह न्यूनतम द्रव्यमान जो विखंडनी पदार्थ की श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। मतलब क्या हो, जिस द्रव्यमान पर क्या हो श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो शुरुआत हो जाए या प्रारंभ हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, क्रांतिक द्रव्यमान कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन होता क्या है। कह रहा 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। 2 हल्के हल्के नाभिक क्या हुए, मिलकर ये क्या किए, भारी नाभिक बना लिए, जिसे क्या कहेंगे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। जो हमारा क्या होगा, जो भारी नाभिक बनेगा वह मान लीजिए क्या है, हमारे 1 और 1 क्या हो गए आपस में मिले, ये क्या बना लिए, 1 और 1 क्या है 2 हल्के नाभिक हैं, वो क्या किए मिलकर बना लिए क्या 1.9, 1 ग्राम था और 1 ग्राम था, क्या बना लिए 1.9 ग्राम मिलकर बना लेते हैं। तो यानी पहले क्या था, पहले 2 ग्राम थे, लेकिन क्या हो गए बाद में मिलकर क्या हो गया 1.9 ग्राम ही बनाया। तो क्या हो गया, कुछ ऊर्जा की क्या हो गई क्षति हो गई। 0.1 ग्राम क्या हो गई, ऊर्जा की क्या हो गई, इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो गया द्रव्यमान की क्षति हो गई। 0.1 ग्राम क्या हो गया, द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा है कि जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया, 2 हल्के यहाँ पर कर क्या 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। जो पहले नाभिक थे उसके द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है और द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो क्या है जो कमी हो रही है द्रव्यमान में वो क्या होती है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम के 2 नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटेरियम प्राप्त होता है। तो ट्राइटेरियम क्या होता है, प्राप्त होता है। तो 1s2 और 1s2 क्या होगा, ड्यूटेरियम क्या होगा, 2 भारी नाभिक यानी ड्यूटेरियम क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्या होते हैं मिलकर ट्राइटियम और प्रोटियम बनाते हैं 1s3 और 1h1। ट्राइटियम और
क्या होता है और एक प्रोटॉन होता है, और क्या होता है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है इससे ऊर्जा निकलती है। ये जो द्रव्यमान क्षति हुई है वो क्या ऊर्जा के रूप में निकल बाहर निकल रही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। पुनः ट्राइटियम क्या होगा, पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। पुनः जो हमारा क्या है ट्राइटियम क्या होता है ड्यूटेरियम से मिलकर क्या करता है हीलियम का निर्माण करता है। इसमें एक न्यूट्रॉन निकलता है और इसमें क्या होते हैं 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः ड्यूटेरियम के 3 नाभिक संलयित होकर ड्यूटेरियम के क्या होते हैं 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ड्यूटेरियम के क्या थे 1, 2 और यहाँ पर क्या हो एक और नाभिक, यानी 3 नाभिक मिलकर क्या करते हैं ड्यूटेरियम के 3 नाभिक मिलकर क्या करते हैं हीलियम का निर्माण करते हैं। अतः 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और 4 यानी 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए अंतर देख लेते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कर यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिक में ही कराई जा सकती है और यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिक में कराई जा सकती है। जो है क्या संलयन मतलब क्या 2 हल्के हल्के तत्वों को क्या कहते हैं आपस में मिलाकर भारी नाभिक बनाया जाता है, जबकि जो विखंडन होता है भारी नाभिक को क्या कहते हैं नाभिक का ही विखंडन कराया जाता है। और जो हमारा नाभिकीय विखंडन इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम नाभिक का विखंडन। और इस क्रिया में क्या हल्के नाभिक क्या होते हैं परस्पर संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे ड्यूट्रॉन नाभिक का क्या होता है संलयन। और जो हमारा विखंडन है यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है और जो हमारा संलयन है यह क्रिया उच्च ताप पर ही होती है। फिर अगला पॉइंट है, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इस क्रिया में ऊर्जा की प्रतिशत क्षमता क्या होती है कम होती है और इस क्रिया में क्या ऊर्जा का परिवर्तन कह रहा है, इस क्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन प्रतिशत क्या होता है क्षमता अधिक होती है। ऊर्जा में क्या अधिक परिवर्तन होगा किसमें नाभिकीय संलयन में, जबकि जो हमारे क्या विखंडन में क्या है प्रतिशत क्षमता कम होती है। कह रहा इस क्रिया की नियंत्रित किया जा सकता है जैसे नाभिकीय रिएक्टर में, और इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जैसे हाइड्रोजन बम में। जो हमारा क्या नाभिकीय संलयन है इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बम बनाते हैं, क्या नाभिकीय संलयन से क्या होता है हाइड्रोजन बम बनता है, जबकि नाभिकीय विखंडन से क्या होता है हमारा नाभिकीय रिएक्टर बनता है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होते हैं नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम बनाते हैं उसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भाई बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सूर्य की ऊर्जा सन एनर्जी। तो सूर्य की ऊर्जा जो हमारी सूर्य है उसकी ऊर्जा सूर्य की अपार ऊर्जा का सूर्य क्या हमारा अपार ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का क्या होता है संलयन है। मतलब इसमें क्या आते हैं छोटे हल्के हल्के क्या नाभिकों को क्या संलयित होकर क्या बना है हमारा सूर्य बना हुआ है। सूर्य का ताप बहुत अधिक होने के कारण सभी तत्व नाभिकीय अवस्था में होते हैं। सूर्य का जो ताप है क्या होता है बहुत ही अधिक होने के कारण जो सभी तत्व क्या होते हैं नाभिकीय अवस्था में होते हैं, और इन नाभिकों का वेग इतना अधिक होता है कि इनके परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः होता रहता है और अपार ऊर्जा क्या होती है उत्पन्न होती रहती है। अब आगे वैज्ञानिक बैथे के अनुसार वैज्ञानिक बैथे ने बताया था कि हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक के संलयन निम्न प्रकार होता है। जो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में क्या हो रहा है संलयन हो रहा है निम्न प्रकार से होता है, जैसे कार्बन साइकिल में सूर्य के पृष्ठ के अंदर 4 हाइड्रोजन नाभिकों का एक ही हीलियम नाभिक में संलयन सीधे न होकर कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा होता है, और जिसमें कार्बन का एक उत्प्रेरक कार्य करता है, इसलिए इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। यहाँ पर क्या हुए 4 हाइड्रोजन के क्या हो गए हाइड्रोजन नाभिकों को क्या किया संलयित करके 2 हीलियम क्या हुआ एक हीलियम और क्या हुआ संलयित होकर क्या होता है कई ताप नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होते हैं 2He4 2 + 1 बीटा 0 + 2 न्यू प्लस गामा प्लस ऊर्जा क्या होता है यही क्या हमारा कार्बन साइकिल है कहते हैं। इसी के लिए इसी क्या कहते हैं कार्बन साइकिल कहते हैं। तो सूर्य के पृष्ठ के अंदर क्या 4 हाइड्रोजन नाभिकों का एक हीलियम नाभिक में संलयित सीधे न होकर कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा होता है, जिसे कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। जिसमें क्या होता है कार्बन क्या करता है इसमें कार्बन क्या करता है एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं कार्बन साइकिल कहते हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इस साइकिल के अनुसार हाइड्रोजन कई अभिक्रियाओं के द्वारा संलयित होकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं,
और इस साइकिल को अभिक्रियाएं निम्नवत होती हैं। इस साइकिल की अभिक्रियाएं क्या है, निम्नवत होती हैं। जैसे 1H1 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 क्या हुए, इसमें भी क्या हुए, 4 हाइड्रोजन के परमाणु क्या हुए, आपस में संश्लेषित होकर क्या हीलियम का नाभिक बना लिया और फिर ये बना लिया ये और ऊर्जा निकलती है, क्या आती है, हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। नेक्स्ट, और सामान्य ताप पर कोई पदार्थ नाभिकीय अवस्था में नहीं रह सकता, अतः कोई नाभिकीय अभिक्रिया संभव नहीं होती है। सामान्य ताप पर क्या, कोई भी पदार्थ क्या होता है, नाभिकीय अवस्था में नहीं रह सकता है। तो हमारा यहीं पर हो जाता है, क्या होता है, थ्योरी का द एंड। तो आइए इसके सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देख लेते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो हमारा पहला पढ़ा था किसी नाभिक का आयतन, जो हमारा कोई नाभिक है, नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या ए के अनुपाती होता है, यानी 4/3 पाई r क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। या नाभिक की त्रिज्या का r बराबर क्या था, r0 a क्यूब, जहाँ r0 क्या नियतांक है, r0 का मान क्या है 1.2 × 10⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी। और नाभिक का घनत्व रो बराबर क्या होता है 3m/4 पाई r0 क्यूब, जहाँ m क्या प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान है। और परमाणु द्रव्यमान मान 1 AMU क्या होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, या 1 AMU या 1 U तुल्य ऊर्जा क्या है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध डेल्टा E बराबर डेल्टा mc²। और द्रव्यमान क्षति डेल्टा m क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू A - Z न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस क्या mn नाभिक का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान में से क्या करेंगे, नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे। अब बंधन ऊर्जा डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की कुल संख्या। अब द्रव्यमान संख्या ये बराबर क्या होता है Z प्लस n, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या है हमारा द्रव्यमान संख्या, Z परमाणु की संख्या है और n क्या है हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन हमने आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे निम्न की प्रकृति में क्या अंतर है, पाइस्टॉन प्रोटॉन, पाइस्टॉन न्यूट्रॉन, ये हमने क्या है सारे क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, हमने करा दिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, ये सारे का करा दिया था। और एक AMU तुल्य ये भी पढ़ा दिया, ये भी किलोग्राम के बराबर होता है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितने किलोग्राम के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का तात्पर्य कि ग्राम संबंध बताइए। और ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, करा दिए हैं। तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा क्या, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। तो क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे ये भी क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए आप तैयार कर लीजिएगा। और हम जल्द ही आपको के लिए क्या करें, बहुत ही शानदार सेशन लाने वाले हैं, जिसमें क्या होंगे संपूर्ण न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। तो संपूर्ण न्यूमेरिकल का बुक फर्स्ट का जल्दी आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन देखिए क्या आपके एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर का हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्या कर दिया, द एंड कर दिया है। तो चैप्टर में कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब के लिए टेक केयर।